अच्छा जी, जुमेरात को इलेक्शन हुआ कराची में, जहाँ पे जो जमात छठे नंबर पे आई थी 2018 में, वो पहले नंबर पे आके जीत गई। पीपल्स पार्टी को कोई 16,000 से ज़्यादा वोट पड़े और मुस्लिम लीग नून को कोई 15,000, मतलब कोई फ़र्क था 600-700 वोट का, जितने शहबाज शरीफ साहब के 2018 में और फैसल वाटा साहब के वोट में फ़र्क था। अब हुआ ये है कि वो मामला चला गया है इलेक्शन कमीशन के पास और 4 मई को इलेक्शन कमीशन रीकाउंट के लिए एक हेयरिंग रख रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मुतालबा यही है कि रीकाउंटिंग कराएं, धांधली हुई है यहाँ पे। तो होने क्या जा रहा है? ईसीबी सुन लेगी और फिर ईसीबी बता देगी। देखिए, आज फाफिन की रिपोर्ट भी आई है, फ्राइडे को आई थी शाम को। तो फाफिन की जो रिपोर्ट है उसमें कोई बहुत मेजर रिगिंग के इश्यूज उन्होंने नहीं पॉइंट आउट किया। आई थिंक 153 उन्होंने कहा है कि बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन वो ज़्यादातर छोटे थे कि कैंप वहाँ लगा हुआ था, कैंप वहाँ नहीं लगने चाहिए थे, इस तरह के प्रॉब्लम्स थे मोस्ट ऑफ देम। कुछ पोलिंग स्टेशंस पे उन्होंने कहा कि आई थिंक 11 थे, आई कुड बी रॉन्ग है, कि वहाँ पे शायद स्टाफ ने वोट नहीं डालने दिया और द वोटर्स हैड टू टर्न बैक, वो वापस उन्हें जाना पड़ा। इस तरह की चीज़ें हुई थी। तो मुझे तो वो फाफिन की रिपोर्ट भी देख के लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा इशू शायद नहीं होगा। अच्छा, वैसे मेरी जो ईसीबी के अफसरान से भी बात हुई तो वो भी ऑफ द रिकॉर्ड और बिहाइंड द सीन्स यही कहते हैं कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल इश्यूज थे। अब जैसे उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा 30 उम्मीदवार थे, एक कंप्यूटर था जिसमें रिजल्ट डालना था, तो ठीक है, फिर इसलिए हमें 12 घंटे लग गए, फिर बीच में रोज़ा भी था, फिर ये रोए उसकी वजह से भी डिले हो गया। तो वो लोग तो यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे उनके लिए। देखिए बेरिजी, कुछ चीज़ें जो है ना वो एक्चुअली इस पूरी चीज़ को क्वेश्चनेबल बनाती है। उसकी वजह ये है कि ये आपने देखा कि तो वैसे भी एक शहरी हल्का है, 276 पोलिंग स्टेशन थे, ज़्यादा को दूर नहीं थे, इतना बड़ा वो। फिर उसके अंदर एक जो चीज़ होती है, जो मैंने पूछा कुछ इलेक्शन एक्सपर्ट से, कितनी देर लगनी चाहिए थी इसके रिजल्ट आने में, उन्होंने कहा जी वैसे नॉर्मली 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वही जो आपने रमज़ान की बात की है, तो लोगों का रोज़ा था, इफ्तार करना था, तरावियाँ पढ़नी थी, उसके वजह से 3 घंटे का एक्स्ट्रा मार्जिन भी दे दें तो 11 बजे तक रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, 11 बजे से लेट नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हमने उसके अंदर जो ये छोटी छोटी बेज़ाब्तियाँ इस तरह देखी कि एक तो खैर वो इतना रिजल्ट डिले होता गया, बीच में वो आना बंद हो गया रिजल्ट। फिर जिस वक्त गालिबन 180 या 190 पोलिंग स्टेशन के जब तक रिजल्ट आए थे, तो तब तक 1000 की लीड पे नून लीग के मिफ्ता इस्माइल साहब थे। लेकिन जो रिजल्ट्स पीपल्स पार्टी की तरफ से शेयर किए जा रहे थे ट्विटर के ऊपर भी, वैसे भी तो उसके अंदर वो फॉर्म 45 पे वो वाले रिजल्ट्स ऐसे बेस थे, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा लीड थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता लीड लेकिन कम होती गई। और इस तरीके का वो ये कोई टैक्टिक था कि क्या वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम तो जीत ही रहे थे और चले जी वो लीड कम होती गई और एंड पे हम 500-600 वोट से जीत गए हैं। तो ये सवाल ज़रूर बनता है इसके ऊपर, और ये पीपल्स पार्टी से भी बनता है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन से भी ये सवाल बनता है, और जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक्चुअली किया भी है कि ये सब हुआ क्या है और कैसे हुआ है। फिर एक और इसके अंदर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तो हो गया ना पीपल्स पार्टी का मामला, उन्होंने तो खैर अब वो तो कहते हैं हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क कराया उधर, और ये बात सच भी है। 12.5 साल की हुकूमत में तो पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में नहीं काम कराया, लेकिन उनको याद हाँ, लेकिन 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा चले जी हम इलेक्शन तो जीते ना। ये इलेक्शन इससे इंपॉर्टेंट भी बड़ा था, क्योंकि इस इलेक्शन में उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब, जो पीडीएम के अंदर एक लड़ाई हुई थी, दरार पड़ी हुई थी, तो जब नून लीग उनके पास गई कि अगर आप अपना कैंडिडेट बिठा दे, तो उन्होंने डिसीजन ली कि नहीं बिठाना। तो इसलिए इसके अंदर पीपल्स पार्टी की एक पूरी वो भी थी कि हम ये जीत कर दिखाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने बहुत काम कराया, रोड कारपेट करा दिए, पानी के काम करा दिए, चलो गरीब आवाम का तो फायदा ही हुआ ना। 12.5 साल नहीं याद रहा, लेकिन चले 1.5 महीने में हमको याद आ गया। लेकिन एक चीज और इसमें मैं जो इंटरेस्टिंग वो मैं कहना चाहती हूँ कि हमने सारे पोल्स भी देखे, सब कुछ, उसमें जी नून लीग और पीटीआई लग रहा था कि ऑपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट का इलेक्शन, एंड पे निकला ऑपोजिशन वर्सेस ऑपोजिशन, तो गवर्नमेंट का थी। ये इस हल्के में पीटीआई क्या वजह है कि वो अपनी सीट वाडा साहब वाली हार भी गए, तो ये पीटीआई के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये वाडा साहब की कारकर्दगी पे क्या करती है। और मैं पीटीआई के चंद लोगों से बात कर रही थी, तो वो लोग बड़े सख्त नाराज हैं फैसल वाडा साहब से। उन्होंने कहा वो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया ही नहीं जीतने के बाद। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि जो कराची के अंदर जो पूरी पीटीआई की एक तंजीम साजी थी 2018 के इलेक्शन से पहले, आरिफ अलवी साहब थे, अली जैदी साहब थे, इमरान इस्माइल साहब थे, बहुत सारे, अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर भी हैं। तो वो कहते हैं कि जब इलेक्शन एकदम हम जीत गए, तो उसके बाद हमारी जो कराची की नई रीऑर्गेनाइजेशन हुई, खुर्रम शहदौद शमीम नकीवी और जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, ये उन पर भी रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, आपने पीटीआई की बात की, तो मुझे तो लगता है वैसे पीटीआई को थोड़ी सी आदत हो जानी चाहिए हारने की, क्योंकि पिछले जो 10 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं
एक सीट निकाली है उन्होंने मुश्किलों से। ये बड़ा लम्हे फिक्रिया होना चाहिए पीटीआई के लिए। हुकूमत में आप इनकम्बेंसी फैक्टर होता है आपका, एक सीट निकाली है आपने 10 जिमनी इलेक्शन में, ये तो बड़ा मतलब एक सीट। अच्छा एक और चीज, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी की बात कर रही थी और मुझे लगता है आपने, क्योंकि ये सवाल पहले भी उठाए होंगे, इसलिए आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे एक बड़ी मुहिम चल रही है। तो ये जो जीती हुई जमात इतनी सेंसी होती है? देखिए हर जमात के अंदर ना एक छोटी सी पीटीआई बसती है और सेंसी बड़ा मजे का लफ्ज़ है सेंसी, लेकिन पीटीआई बसती है हर जमात के अंदर मेरे ख्याल में। अच्छा यार मेरा देखें इसमें बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इनकम्बेंसी फैक्टर को हुकूमत के साथ गिनते हुए कह रहे हैं कि ये इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद हार गए, इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है पीपल्स पार्टी के लिए, फिर वो क्यों नहीं काउंट करता? इनकम्बेंसी फैक्टर था, काम करा दिया, वोट मिल गया। 7,000 वोट था 16,000 वोट तो काम कराया ना, काम तो कराया भी। तो नून लीग वाले भी कह रहे थे कि हम गए हैं तो वहां पे हल्का ही चेंज हुआ पड़ा, तो भाई चेंज हुआ तो जो रहने वाले जब टर्नआउट 40% था तो 7,000 वोट पड़े, भाई फिर जब 21% था तो 16,000 वोट पड़ गए। तो काम करवा दिया ना। ये तो देखिए ये तो उनके ओपोनेंट्स भी कह रहे हैं कि वो हल्का एकदम से चेंज हो गया। वैसे नताशा, एक जो बेनजीर ने बात की कि ईसीपी के पास इतना स्टाफ या उनके जो रिसोर्सेज के ऊपर इशू है, देखिए जब जनरल इलेक्शन 2023 के होंगे तो अगर उसमें 46 to 50% पूरे मुल्क में तो सारे हल्के होते हैं, एक ही दिन इलेक्शन हो रहा होता है, तो उस दिन क्या करेंगे? क्या 2-2 4-4 दिन बाद रिजल्ट देखिए इसमें एक और बात ये भी है कि टीएलपी का बहुत बड़ा फैक्टर था। टीएलपी के भी वोट्स थे और वो टीएलपी के वोट्स क्या पीटीआई के वोट्स टीएलपी ने था। तो कहा कि हम तो नून लीग को अपना अपोनेंट ही नहीं मान रहे थे, वो तो टीएलपी हमारा अपोनेंट। नहीं तो वो सही कह रहे थे ना, अगर वो कंबाइंड वोट होते तो कहां होता, लेकिन टीएलपी ने इलेक्शन लड़ कैसे लिया? एक सेकंड मैं आप पे आने से पहले, टीएलपी पीपल्स पार्टी के अपोनेंट कैसे है? मैंने क्योंकि टीएलपी की इलेक्शन कैंपेन को फॉलो किया, उनकी अगर आप तकरीरें वगैरह भी देखें धरने के दिनों में, सारी उनकी जो गुस्सा था उनका वो था डायरेक्टेड पीटीआई की तरफ, तो हुकूमत है। बल्कि वो तो कह रहे थे हमने कौमी असेंबली जाना है, और वो वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाते थे। बीच में बड़ा अनडिवाइडेड वोट भी था, बहुत सा आपको पता है वो भी वोट होता है जो अनडिसाइडेड वोट होता है, जो लास्ट मिनट पे होता है। वो पीटीआई को बहुत पड़ा था पिछली दफा, तो वो इस दफा पीपल्स पार्टी को पड़ गया, पीटीआई को तो नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी को पड़ गया क्योंकि काम करा दिया, इजी टू अंडरस्टैंड। टीएलपी वाली चीज नहीं समझ आई, क्योंकि वैसे तो पीपल्स पार्टी में टीएलपी को अपना अपोनेंट समझ रही थी। वो उन्होंने खाते में नहीं लाए, कंबाइंड होते तो वो सबके अपोनेंट वही थे। लेट्स बी ऑनेस्ट, टीएलपी एक बैंड जमात, उसने इलेक्शन कैसे लड़ा? आप बताएं ना। उन्होंने कैंपेन कैसे किया, उनके नाम वाले शख्स के ऊपर लोगों ने थप्पे कैसे लगाए, उनको ये कवरेज कैसे मिली? मुझे इसके बारे में बहुत गुस्सा आता है फ्रैंकली, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, हमने पहले भी इस पे बात की थी कि उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया, और उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज को डिसॉल्व करने का प्रोसीजर होता है, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, सुप्रीम कोर्ट सब स्टेक होल्डर्स को, सब पार्टीज को सुनती है, फिर फैसला करती है कि क्या कोई जमात जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है, क्या वो पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ काम कर रही है, फिर वो उन्हें डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, हुकूमत ने क्या किया, एंटी टेररिज्म एक्ट, जिसके अंदर दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि जर्नलिस्ट भी उसमें आ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी उसमें आ जाते हैं, हर एक के खिलाफ वो लॉ इस्तेमाल होता है। उसके तहत उन्होंने तहरीक टीएलपी को बैन कर दिया, और एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, उसमें आप उनको सुनते भी नहीं हो, बस बैन कर देते। एक सिंपल सिग्नेचर की बात है, ठीक है। अब बैन करने का मतलब ये होता है कि आप कैंपेन नहीं कर सकते, आपके ऑफिसेस सीज हो जाते हैं, कोई शख्स दिखा नहीं सकता कि उसका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक है, आप प्रेस स्टेटमेंट्स नहीं जारी कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फंडिंग नहीं ले सकते किसी से। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि आपने उन्हें एज ए पॉलिटिकल पार्टी बैन नहीं किया, वो लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कुछ हकूक जो है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं दूसरी पार्टी के। आपने एंटी टेररिज्म एक्ट इस्तेमाल किया। अब ये ऐसी जमात है जिसके 3 MPs सिंध असेंबली में भी हैं, वो आपकी कानून साजी कर रहे हैं, वो आपकी हर मुल्क के जो अफेयर्स हैं उसमें अपनी आवाज़ भी मिला रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें बैन किया हुआ है, वो ये सब पब्लिकली नहीं कर सकते। एक अजीब कंफ्यूजन है। अब क्योंकि मेरे लिए इंसानी हुकूक बहुत अहमियत रखते हैं, मेरा नहीं ख्याल आप एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन भी कर सकते हो। अब सोचिए, कल को हुकूमत पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, ANP को, किसी और जमात को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैन कर दे, और फिर क्या?
अगर हम इसकी इतनी लिबरल लेकिन रीमा इंटरप्रिटेशन उन्होंने, मुझे याद है जो मुझे पता है, शेख रशीद साहब ने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और नहीं मेरा गए। नहीं ख्याल है कि वो अभी तक वो गए नहीं हैं। हुआ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीएलपी के पास रिव्यू का मौका है। अब उन्होंने रिव्यू पिटिशन दी हुई है, 90 दिन के अंदर अंदर हुकूमत ने उस पर फैसला करना है। देखिए, या हुकूमत का ये फैसला भी इशू क्यों है? पाकिस्तान में अगर आपने एक ग्रुप को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर दिया, पूरी दुनिया देख रही है। अब वो कह रहे हैं ग्रुप दहशतगर्द ग्रुप है तो इलेक्शन कैसे लड़ रहा है? फैटफ हम करते हैं। अब फैटफ क्या पूछेगा कि इस मुल्क में आप ग्रुप्स को दहशतगर्द ग्रुप डिक्लेयर कर सकते हो कि वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। ये मैसेज 2018 में भी तो देखो रीमा ये हुआ था कि ऐसी बहुत सी तंजीमें थी जिन पे पाबंदी लगी हुई थी, उन्होंने अपना नाम बदल के और उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया था। ये एक डिफरेंट इशू है। अब नाम बदल लो तो फिर तो चले, एक इशू है कि अब वही पार्टी है कि नहीं, आप कैसे डिसाइड करें? यहाँ वही पार्टी है, वही ग्रुप है, ये जानते हुए कि वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके एमपीएस हैं, आपने सही प्रोसेस शुरू में अडॉप्ट ही नहीं किया, या आपने जल्दबाजी दिखाई या आपने बदनीयती दिखाई। क्योंकि अगर आपने उन्हें एटीए के तहत बैन किया है, आप 30 दिन में, 90 दिन में रिव्यू करके वापस भी अपना फैसला ले सकते हो। ये तो इस तरह का फैसला है ना कि आपने किया, आपने कहा चले हमने रिव्यू कर लिया। अगर आप सही प्रोसेस के थ्रू जाते तो फिर आप वापस ना ले सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आ जाता कि इस पार्टी को डिसॉल्व करना है, फिर वो डिसॉल्व ही रहती। तो वो नहीं करना चाहते। बिल्कुल। अब हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि टीएलपी का कुछ बहुत हमारी सियासत में एक रोल है, और शायद कुछ लोग चाहते हैं कि वो रोल हमेशा रहे। तो जो लोग बैन को सपोर्ट कर रहे थे, हमने तो शुरू से कह रही थी कि ये सही प्रोसेस है नहीं। आप एक बहुत ही मजाक बन जाओगे पूरी दुनिया में कि एक बैंड ग्रुप, एक पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि है, उसके कुछ राइट्स हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो फंड्स नहीं ले सकता। आप मतलब इतनी अजीब बात है। जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई नहीं, कंफ्यूजन नहीं है महमल, फ्रैंकली ये हुकूमत का गलत फैसला था। उन्होंने जल्दबाजी दिखाई या बदनीयती दिखाई, और इस पे हमें हुकूमत से सवाल पूछने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई इस तरह के सवाल पूछे तो पहले आपको नहीं, आप टीएलपी सिंपैथाइजर थे, आप टीएलपी अपोलोजिस्ट थे, और अब आपको कह रहे नहीं, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मैं कह रही कंफ्यूजन ये कि मीडिया के ऊपर चल रहा था कलअदम टीएलपी जो है वो तीसरे नंबर पे, तो कलअदम का नाम भी लिया जा रहा था, लेकिन साथ साथ वो तीसरे नंबर पे भी एक इलेक्शन में आ गए ना। एक पॉइंट पे तो ये डर लग रहा था कि वो पहले नंबर पे ना। देखिए कोई भी मेरे ख्याल से अभी सियासी जमात पाकिस्तान में नहीं चाहेगी कि टीएलपी अगला इलेक्शन लड़े, क्योंकि वाकई में खतरा है टीएलपी के वोट बैंक से। अभी पीपल्स पार्टी को है, पीटीआई को है, मुस्लिम लीग नून को है, तो फिर कौन चाहता है कि टीएलपी इलेक्शन लड़े? फैसलाबाद जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो पढ़ लेनी चाहिए, उसमें कुछ उन्होंने इशारा किया है कि कौन चाहता है। अच्छा, एक तुम ऐसे सवाल ना पूछो, हमने ब्लैक वीको में नहीं बैठना। अच्छा, एक और चीज इस पे बहुत बात हो रही है, हमें इस पे कभी शो करना चाहिए। हर कोई कह रहा है देखिए ये NA-249 में हुआ, इलेक्शन में हो सकता है, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस मुल्क का वही हल है। क्या ये दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं रिगिंग के, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से हल हो सकते हैं? इस पे प्रॉपर हमें सेगमेंट करना चाहिए। नहीं, और इस पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बारे में सीरियस है, उन्होंने ट्वीट्स भी बड़ी की थी, एक लंबा सा थ्रेड आया था, तो मसलन वो सेडिशन के केस ना बनाए अपने अपोजिशन वालों पे, तो हो भी जाए शायद। क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये ब्लैक वीगो का हम जिक्र कर सकते हैं कि ब्लैक वीगो का भी रोल नहीं होना चाहिए? उसका नहीं, हम जिक्र ही नहीं कर सकते, वो हम कुछ भी नहीं कह सकते उसके बारे में। मुझे तो बहुत हंसी आती है जब लोग बात करते हैं कि बस इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए सब साथ मिलके बैठ जाएं, सब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शंस जो हैं वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और जो एक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा है। लेकिन हुकूमत तो ये कहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो करवा लेते हैं। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिर अगली मुलाकात तक खुदा।